तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक द्विक लवण और संकुल लवण। आज हम इन्हें पढ़ेंगे हिंदी मीडियम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विक लवण तथा जटिल लवण। देखिए, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं डबल साल्ट और इसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। इन दोनों में केवल एक ही मेन डिफरेंस है, उसे हम अभी समझेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि द्विक लवण और जटिल लवण होते क्या हैं। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में, जैसे कि आप कभी 12th में होंगे या 11th में होंगे, तो आपने पढ़े होंगे साधारण लवण। साधारण लवण अर्थात सिंपल साल्ट पढ़े होंगे आपने। और मैं समझा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये है NaCl है, KCl है, K2SO4 है, Al2SO4 है, Al2SO4 का होल्थराइड, या FeSO4 है, कुछ ये पढ़े होंगे। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी साधारण लवण हैं, जो आप लास्ट की अपनी क्लासों में पढ़ चुके हैं। जब यही साधारण लवण दो या दो से अधिक साधारण लवण परस्पर संयोग कर लेते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो यौगिक द्विक साल्ट भी हो सकता है और द्विक लवण भी हो सकता है और जटिल लवण भी हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि द्विक लवण कौन सा है और जटिल लवण कौन सा है? पानी में अगर हम द्विक लवण को, अगर हम डबल साल्ट को पानी में घोल देते हैं, तो घोलने के बाद में द्विक लवण अपने उन्हीं यौगिकों का, उन्हीं साधारण लवणों का टेस्ट देता है, उन्हीं आयनों का टेस्ट देता है जिनसे वह मिलकर बना हुआ है। जबकि जो जटिल लवण होते हैं, जब इन्हें पानी में घोल दिया जाता है तो ये उन आयनों का, उन लवणों का टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं। यही इसमें इनका मेन डिफरेंस है, मेन अंतर यही है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों का यही है। दोनों के दोनों ही साधारण लवणों से मिलकर बने होते हैं, जटिल लवण भी और द्विक लवण भी। जटिल लवण को संकुल भी बोल देते हैं, इसे संकुल लवण भी कहते हैं। संकुल लवण, संकुल लवण भी कहते हैं। चलिए, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, और इस वाले की भी। फिलहाल इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। पहले इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। द्विक लवण का एग्जाम्पल है हमारे पास में यहाँ फिटकरी, और जटिल लवण या संकुल लवण का हमारे पास में यहाँ एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये दो एग्जाम्पल है, पहले इसे समझेंगे। तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है जी K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल्थराइड डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला होता है इसका। ये कैसे मिलके बना होता है, चलिए एक बार देखते हैं इसे। ये मिलके बना हुआ होता है पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस
कुछ मात्रा में जल, तब बनता है ये। यदि हम पोटेशियम सल्फेट की कुछ मात्रा, एल्यूमिनियम सल्फेट की कुछ मात्रा को जल में मिला दें तो हमें फिटकरी प्राप्त हो जाता है। पर अगर हम फिटकरी को जल में घोल दें तो जल में घोलने के बाद में ये अलग हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे हैं। K2SO4 अलग, Al2SO4 का होल थ्राइज अलग, प्लस 24H2O अलग, ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से भी आगे क्रिया चलती है, यहाँ तक ही नहीं रुकती, यहाँ से आगे भी जाएगी। K2SO4 में K अलग, SO4 अलग, Al2SO4 के होल थ्राइज में 2Al अलग, 3SO4 अलग। वाटर का आयनीकरण यहाँ नहीं होने का है क्योंकि जल में ही घुले हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, ये बन जाता है हमारे पास यहाँ 2K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस आता है और 1K पे 1 प्लस, प्लस 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 24H2O। ठीक है, ये हमें जो यहाँ प्राप्त हो रहा है, यही हमारे पास में ये क्या था, ये फिटकरी है। ये क्या है, ये पोटेशियम सल्फेट है। ये क्या है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये वापस इन्हीं में डिवाइड हो गए हैं। ये हमारे पास में जितने भी आयन हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं, ये सब यहाँ जल में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, AQ। ठीक है, तो ये था हमारे पास में एक एग्जाम्पल किसका, द्विक लवण का। जब हम द्विक लवण को पानी में घोल देते हैं तो पानी में घोलने के बाद में ये अपने उन्हीं अवयवों में टूट जाता है जिनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। देखिए ये इनसे ही तो मिलकर बना था, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल वापस ब्रेक हो गया उनमें, जिनसे मिलकर ये बना हुआ था। फिर इसके बाद में और क्रिया चली, तो ये जिन आयनों से मिलकर बने थे, जैसे कि ये था पोटेशियम सल्फेट, किससे मिलकर बना था, पोटेशियम से और सल्फेट से। पोटेशियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग। ये किससे मिलकर बना था, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन से, तो इसमें एल्यूमिनियम आयन अलग और सल्फेट आयन अलग। ठीक है, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल किसका था, ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल था जिसमें ये अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है, इस वाले का, इसका फॉर्मूला होता है K4FeCN का होल 6, ये होता है। ये कैसे बना हुआ था, ये है हमारे पास में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये बना हुआ होता है 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, CN का होल ट्वाइस, इससे मिलकर बना हुआ है। ये है पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और ये है फेरस साइनाइड, फेरस साइनाइड। ठीक है, जब हम पोटेशियम साइनाइड को और फेरस साइनाइड को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद में हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने के बाद में ये किस किस आयनों में वियोजित होता है वो देख लेते हैं। तो ये आयनों में वियोजित हो जाता है किस में, 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, इन दो आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वियोजित हो जाता है। ये कौन सा आयन है, ये तो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन है। और ये दूसरा क्या है, ये वाला, ये फेरोसाइनाइड आयन है,
साइनाइड आयन। ये हमारे पास में है पोटेशियम आयन और ये दूसरा हमारे पास में है फेरोसाइनाइड आयन। मगर ध्यान से देखिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड किनसे मिलकर बना था? पोटेशियम साइनाइड से और फेरोसाइनाइड से। तो इसे यहाँ टेस्ट काहे का देना चाहिए था? लास्ट में काहे का टेस्ट आना चाहिए था? इसका टेस्ट आना चाहिए था पोटेशियम का। पोटेशियम के साथ साथ में इसे आयरन का टेस्ट भी देना चाहिए था और आयरन के साथ साथ में इसे साइनाइड आयन का भी टेस्ट देना चाहिए था, अगर ये डबल साल्ट होता तो। पर ये डबल साल्ट नहीं है, ये द्विक लवण नहीं है, जिस कारण ये अपने उन आयनों में विभक्त नहीं हुआ है, उन अवयवों में विभक्त नहीं हुआ जिनसे ये मिलकर बना हुआ था। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? ये एक प्रकार का संकुल लवण या जटिल लवण है। ठीक है, तो जटिल लवण या संकुल लवण का जो एग्जाम्पल हम यहाँ लेके चल रहे हैं वो हमारे पास में है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, जो मनुष्य का जो रक्त होता है, उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? संकुल आयन है या संकुल लवण है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी एक प्रकार का संकुल लवण ही है। ठीक है, उनकी संरचना भी हम देखेंगे, मगर बाद में फिलहाल इनकी डेफिनेशन देखते हैं, द्विक लवण की और जटिल लवण की। ठीक है, ये देखिए हमने इसके दो एग्जाम्पल भी यहाँ लिख लिए हैं और ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। जब दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से कोई यौगिक बनता है और उसे वापस पुनः हम जल में घोल दें, वह अपने मूल अवयव आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे यौगिकों को या लवणों को हम क्या बोल देंगे? द्विवेग लवण। ये साधारणतः किस अवस्था में होते हैं? क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। डेफिनेशन मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बने वे यौगिक या लवण जो जल में घोले जाने पर अपने मूल अवयवों या आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मेरे विचार से कोई हार्ड नहीं लग रही होगी आपको और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, फिटकरी का जब बात होती है तो फिटकरी के एग्जाम्पल को जरूर अच्छे से याद रखिए। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल्थिराइज डॉट 24H2O। ठीक है, इसी प्रकार आप मोहर लवण का फॉर्मूला भी याद रखिए, FeSO4 डॉट NH4 का होल्टवाइज SO4 डॉट 6H2O। ये दोनों का फॉर्मूला है। कभी इनकी रिएक्शन बनाने की बात आए तो आप ये समझेंगे कि हम इनकी रिएक्शन कैसे बनाए। तो रिएक्शन बनाना बहुत ही आसान है इनका। ठीक है, जहाँ जहाँ इनमें हमने डॉट लगाया है, डॉट के स्थान पर प्लस लगा दीजिए, उसके बाद में सेम प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल। तो इसकी हम थ्योरी भी इसी प्रकार से लिखेंगे। जब हमें इस एग्जाम्पल में लिखना होगा कि पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण में उचित मात्रा में जल मिला देने पर फिटकरी प्राप्त हो जाती है। इसकी रिएक्शन दिखा देंगे। ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण में उचित मात्रा में जल मिला देने पर फिटकरी प्राप्त हो जाती है, जो क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। इसकी रिएक्शन लिख देंगे। जो भी मैं आपको समझा रहा था, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, एरो, फिर दोबारा से यही आ जाएगा। लिखने का तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको, हो सके आप पहले ही समझे हुए हो। फिर इसके बाद में इसकी जल में घोलने की अभिक्रिया दिखा देंगे कि ये अपने आयनों में किस प्रकार से विभक्त हो जाता है। इसकी वो वाली अभिक्रिया भी दिखा देंगे साथ के साथ ही। और नीचे इसमें लिख भी देंगे, नीचे इसके लिख देंगे आराम से क्या, कि फिटकरी को जल में घोलने पर ये पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन देता है। अतः यह एक प्रकार का द्विक लवण है, क्योंकि यह जल में घोले जाने पर अपने मूल आयनों में विभक्त हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके मोहर लवण का। मोहर लवण की थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के मिश्रण में उचित मात्रा में जल मिला देने पर मोहर लवण प्राप्त हो जाता है।
एक बार दोबारा समझ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है। फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट है। फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के मिश्रण में उचित मात्रा में जल मिला देने पर मोहर लवण प्राप्त हो जाता है। ये पूरा का पूरा मिलके बनता है मोहर लवण। मोहर लवण प्राप्त हो जाता है जिसे जल में घोलने पर यह अपने मूल अवयव में विभक्त हो जाता है। जब आप इसकी जल की रिएक्शन दिखाएं तो इसे अलग कर दीजिए, इसे अलग कर दीजिए और इसे अलग कर दीजिए, अलग अलग करके दिखानी है। जैसे ही अभी हम फिट करेगा एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। अगर आपको समझने में कोई समस्या आ रही है तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। FeSO4 पहले तो इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे FeSO4, फिर NH4 का होल ट्वाइस, SO4 प्लस 6H2O ऐसे बनाएंगे। इससे एक रिएक्शन दिखा देंगे ऐसे करके, ये बना देंगे, सेम ये बन जाएगा। इसके बाद में FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। चलिए अब इसकी जल की रिएक्शन दिखा देते हैं। तो मैं जल की रिएक्शन दिखाने के लिए आपको एक काम करता हूँ, मैं इन आयनों में इन्हें वापस अवयवों में विभक्त नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आयन बना देता हूँ जो उनसे बनेंगे। जैसे कि ये था Fe2 प्लस एक ये SO4 है, SO4 2 माइनस प्लस ये 2 है तो 2 NH4 प्लस एक ये SO4 है प्लस SO4 2 माइनस और प्लस के 6H2O। मैं यहाँ आपको फिर वही बात कहूँगा, जल का आयनीकरण नहीं होने का है क्योंकि जल में ही तो घोल रखा है। तो जल का आयनीकरण नहीं होने का, केवल उनका होगा जो लवण है, जल ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया दिखा देंगे और लिख देंगे इसमें भी बाद में कि मोहर लवण को जल में घोलने पर यह फेरस सल्फेट और अमोनियम आयन का टेस्ट देता है। अतः यह एक प्रकार का द्विक लवण है। ठीक है, मेरे विचार से ये भी आपको समझ में आ गया होगा द्विक लवण। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अब हमें डेफिनेशन बनानी है द्विक लवण की जगह, तथा हमने पढ़ा था ना इसमें भी द्विक लवण या द्विक लवण तथा जटिल लवण या संकुल लवण। ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये पढ़ा था हमने। तो देखिए इसकी और इसकी डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन कन्वर्ट करना भी समझ लीजिए। देखिए बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। दोनों में जो मेन डिफरेंस है बस वही चेंज आपको यहाँ करना है। दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बने वे यौगिक या लवण जो जल में घोले जाने पर अपने मूल अवयवों या आयनों में विभक्त, और यहाँ आ जाएगा हमारे बीच में, नहीं होते हैं, विभक्त नहीं होते हैं। आगे डेफिनेशन। और द्विक लवण हटा देंगे, द्विक लवण की जगह क्या लिख देंगे, संकुल लवण या जटिल लवण। संकुल लवण या जटिल लवण कहलाते हैं। बहुत ही आसान है डेफिनेशन। दोनों डेफिनेशन में कुछ खास अंतर नहीं है, केवल नहीं का अंतर है। यहाँ नहीं लगाते ही जटिल लवण या संकुल लवण की डेफिनेशन बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशन आपको याद करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से ही याद हो जानी चाहिए, आपको आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसका। एग्जाम्पल हम इसका पढ़ चुके हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये हम पढ़ चुके हैं। K4FeCN का होल 6। अगर हम ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल बनाना चाहें तो एक दूसरा ही आ जाता है इसका, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड
इसमें 4 के स्थान पर 3 हो जाएगा बस, K3 FeCN का होल 6। जबकि मैं इसके और 2 एग्जाम्पल भी आपको बता चुका हूँ। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 और देख लीजिए इसका। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, जो मनुष्य के रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और फोर्थ है आपका इसमें क्लोरोफिल। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल देख लीजिए। अब अगर हमें इसकी थ्योरी लिखनी पड़ी पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, तो हम पहले समझ चुके हैं ये कहाँ से बना था, ये किससे मिलके बना हुआ है। ये मिलके बना हुआ था पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड से। तो हम इसमें आराम से लिख सकते थे क्या कि पोटेशियम साइनाइड तथा फेरस साइनाइड के मिश्रण को मिलाने पर, सॉरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी हमारी, दोबारा से समझते हैं इसकी। पोटेशियम साइनाइड तथा फेरस साइनाइड को उचित मात्रा में मिलाने पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। ये 2 से मिलके बना हुआ है। वे 2 कौन कौन से हैं? वे 2 हैं 4KCN पोटेशियम साइनाइड और FeCN का होल 12 फेरस साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड तथा फेरस साइनाइड को उचित मात्रा में मिलाने पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे जल में घोलने पर ये पोटेशियम तथा फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है। जिसे जल में घोलने पर यह पोटेशियम तथा फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है। ये अपने उन मूल अवयवों का टेस्ट नहीं देता है जिनसे ये मिलकर बना हुआ था। देखिए ध्यान से, जब इसे हमने जल में घोल दिया तो इसने इन आयनों का टेस्ट नहीं दिया, ना ही तो इसने पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट दिया है वहाँ, और ना ही इसने वहाँ फेरस साइनाइड का टेस्ट दिया। टेस्ट दिया तो किसका? पोटेशियम का और फेरोसाइनाइड आयन का। तो इसका मतलब क्या है, ये एक जटिल लवण है या संकुल लवण है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये किस प्रकार से बना हुआ है, इसे बनाते हैं। तो इसमें हम लेंगे क्या, 3KCN प्लस FeCN का होल 3। जब इन्हें लेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर इसे भी हम जल में घोल देते हैं तो जल में घोलने के बाद में देखिए क्या होगा, यहाँ आ जाएंगे 3K प्लस और प्लस FeCN का होल 6 और 3 ये आ जाएगा। ठीक है, ये फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है, तो ये फेरीसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है, साथ में पोटेशियम आयन का। परंतु उन आयनों का, उन यौगिकों का ये टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।